हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आपको एनर्जी और मोमेंटम का लेक्चर नंबर 10 बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे कंडीशंस होंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बहुत आसान सी भाषा में कि भाई है क्या सेंटर मास, क्या होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होता है, पहले ये बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा आपको कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का हम लोग सारा का सारा मास मान सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी स्लैश हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो अगर बॉडी या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं बच्चों, तो इसका यह मतलब है कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, सिस्टम है, जो भी है, मान लो हम बॉडी की बात करते हैं पहले। तो अगर एक बॉडी है तो उसका एक ऐसा लोकेशन है, ऐसा पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर वी कैन अज्यूम ऑल द मास ऑफ द बॉडी, ऑल द मास ऑफ द बॉडी, और वी कैन से ऑल द मास ऑफ द सिस्टम। ध्यान से समझे बिल्कुल। तो मैं पहले लिख देता हूं क्लियर कट। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर we can assume all the mass of body स्लैश सिस्टम, सिस्टम का भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। इसका यह मतलब है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी बॉडी या सिस्टम का सारा मास मान सकते हैं। होता नहीं है वहां पर मास, हम मान सकते हैं। आपको कि भैया मानने का फायदा क्या है, अब हमें फायदा कहां मिलेगा, अगर हम किसी बॉडी का सारा मास एक सर्टेन पॉइंट में मान रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। तो जैसे मैं बोला एग्जांपल के तौर पर, मान लो बॉडी है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस बॉडी का सारा मास हम लोग कहां मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो मान लो इसका मास m था, तो एक सर्टेन पॉइंट में मान सकते हैं, वो सेंटर ऑफ मास। फिर से उसी बात पे आते हैं कि क्या फायदा है सेंटर ऑफ मास में मान के हम लोग। तो हमें क्या फायदा है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई बार हमें पूरी बॉडी के एनालिसिस नहीं करनी पड़ती, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा मास मान के भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जहां जहां जैसे होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो अगर हमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, चलो फटाफट इस बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो इसको हम लोग केस 1 ले लेते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब इसका यह मतलब है कि अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल कहीं स्पेस में पड़े हैं, तो हम सारे पार्टिकल का जितना मास का सम है वो कहां पर मान सकते हैं, वो कहां मान सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान सी चीज है। देखो, जैसे मान लो यहां पर m1 मास, एक पॉइंट मास पड़ा है, पॉइंट मास समझ में आता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एक छोटा सा पॉइंट मास है, यही इसी पे सारा मास मान सकते हैं। हमने कहा चलो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के ऊपर होगा ना, लेकिन अगर मैं और पॉइंट मास ले लेता हूं थोड़ी दूरी पर, यहां पर एक और ले लेता हूं m3 यहां पर, और एक ऐसा ही यहां पर ले लेते हैं mn, मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, n तक पार्टिकल है पूरे, ये स्पेस में पूरे पड़े हुए हैं। अब ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। अब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो जो स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ऐसा करो कि एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट और एक z कोऑर्डिनेट मान सकते हो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा x, ये रहा y, और ये रहा z, और ये रहा ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो यहां से होगा, ये आपको वेक्टर्स में बताएगा r1। r1 का मतलब क्या होगा, r1 का अगर हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस, ध्यान से सुनेंगे, z1 k कैप। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, z1 k कैप, करेक्ट है ये बात, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी। तो ये r1 है। ऐसे हम दूसरे पार्टिकल की लोकेशन बना सकते हैं, दूसरे पार्टिकल का लोकेशन है ये r2। इसी सेम तरीके से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये
तुम्हारा R3 पार्टिकल हो गया। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं इस वाले का यहां पे जो Rn, हमने सारे पार्टिकल्स का वेक्टर फॉर्म लिख दिया। चलो अच्छी बात है। और R1 ये है, तो R2 भी आप लिख लेंगे करेस्पॉन्डिंग। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हमें सारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर है। अगर ध्यान से समझो तो ये पोजीशन ही तो है, तो इट इज अ पोजीशन ना, तो पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसे। तो अगर मैं बोलूं कि RCM ऑफ द सिस्टम क्या होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो सेंटर ऑफ मास हमने डिफाइन किया वैसे किया, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। देखो वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेंटर ऑफ मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर दूरी है, वेक्टर क्वांटिटी, या यू कैन से पोजीशन वेक्टर है क्वांटिटी। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर तो ऑब्वियसली वेक्टर ही होता है। अब यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं। देखो जैसे हम RCM को क्या लिख सकते हैं, RCM को ऐसे लिख सकते हैं, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप बच्चों। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली, यहां पर लिख सकते हैं M1 जो जाएगा वही लिखेंगे X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप एंड सो ऑन। M2 यहां कह सकते हैं X2 I कैप प्लस Y2 J कैप Z2 K कैप एंड सो ऑन, ऐसे करके डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। करेक्ट? अब हमने इसे पूरा वेक्टर में तोड़ दिया, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया। तो एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में था, अब मैंने इसको इंडिविजुअल एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया बच्चों, है ना? ये क्लियर है बात? तो XCM क्या होगा बच्चों, XCM क्या होगा, XCM इज गोइंग टू बी, अगर हम I वाले को कंपेयर करेंगे, देखो ये I वाला हो गया, ये I वाला हो गया, और ऐसे करके आगे भी हो रहा होगा। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, I वाले को I के साथ कंपेयर कर सकते हैं, J वाले को J के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और K वाले को K वाले के साथ। तो ये X का X I के साथ है, तो जितना I के कंपोनेंट आएंगे सारे I के कोफिशिएंट आएंगे वो देख लो। तो आएगा M1 क्या आएगा भाई, XCM इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 Mn Xn डिवाइडेड बाई, नीचे तो डेफिनेटली आएगा M1 प्लस M2 प्लस Mn। ये हो गया अपना ये पहला। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन YCM, तो YCM क्या होगा बच्चों, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस Mn Yn बच्चों डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस Mn। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन ZCM, तो ZCM क्या होने वाला, M1 Z1 प्लस M2 Z2 एंड Mn Zn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस Mn। देखो मैंने, अब अगर तुम्हें XCM YCM और ZCM पता चल गया तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आइडिया लग जाएगा। करेक्ट है? आप कहोगे भैया आप ऐसे थोड़ी मानूंगा, एक एग्जांपल लो आप, तो मैं लेता हूं ना एग्जांपल, चिंता मत करो। तो जैसे अगर मान लो वी हैव टू पार्टिकल्स, ऐसे मत मानो, छोटे छोटे दो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये छोटा सा m पार्टिकल है, ये 2m पार्टिकल है, और दोनों सेम ही लाइन के लॉन्ग ऐसे पड़े हुए। अब करा इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास बताओ, इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास बताओ बच्चों। तो इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ऑब्वियसली अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है, तो ये M1 हो गया, ये वाला M1 हो जाएगा, और ये वाला M2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी दी है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। अब आपको अब सेंटर ऑफ मास मतलब L है ना, इन दोनों के बीच सेपरेशन है, तो इसको कहां पर सारा मास मान सकते हैं, तो कहां पर सारा मास मान सकते हैं, ये तो वन डायमेंशन ही हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो तीन डायमेंशन में जा नहीं रहा। तो एक्चुअली अगर इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं और इसको वाई एक्सिस बोलता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लाई करेगा, क्योंकि एक ही डायमेंशन के लॉन्ग सारे मासेस पड़े। तो जितने डायमेंशन में सारे मासेस पड़े होंगे उसी के हिसाब से हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, तो आसान सी बात है बच्चों, जैसे XCM लिखना है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग सारा मास लाई कर रहा है। देखो एक बात ध्यान रख लो, अगर एक ही एक्सिस के लॉन्ग सारा मास लाई कर रहा है, उसी एक्सिस पे कहीं पर सारा का सारा सेंटर ऑफ मास, अगर दो डायमेंशन में मास लाई कर रहा है तो दो डायमेंशन में पे ही, प्लेन पे ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा।
3 डायमेंशन में तो 3 डायमेंशन में कहीं पर होगा, ये बात ध्यान रखना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो जैसे हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोनों मासेस हैं, तो अब क्या करें, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब अगर एक्सएम निकालना है तो क्या करते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, विच इज अगर ओरिजिन है तो 0 ले सकते हैं, प्लस 2m मास है दूसरी वाली बॉडी का, साइन भी मैटर करेगा, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनटू l डिवाइडेड बाय छोटा मास प्लस बड़ा मास, विच इज अगर ध्यान से देखोगे तो mm कट जाएगा तो 2l/3। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से 12/3 दूरी पर ये पॉइंट है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं, मतलब इसका सारा का सारा 3m मास यहां पर मान सकते हैं, और हमें बहुत जगह पर कैलकुलेशन में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो यही एडवांटेज हमारे पास कि कैलकुलेशन में बहुत सारी मदद हो जाती है, इसलिए हम इसको यहां पर सेंटर ऑफ मास के टर्म में सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। अच्छा एक और लेते हैं जो 2 डायमेंशन में होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 12/3 फ्रॉम m। ये लोकेशन बहुत मैटर करती है, कहां से। अच्छा यहां से हमें क्या आइडिया लगता है, अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है ना, इस बात को समझना, बच्चे इस बात को समझते नहीं, ये जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, अगर आप देखो यहां पर ओरिजिन मानते हो तो आपका m से 12/3 आता है, m से 12/3 आता है। अगर मान लो आपने ओरिजिन यहां माना, मान लो आपने ओरिजिन मान लिया, ये मान लो आपका ये मास है, ये मास है, और आपने, आपको पता है ये m है, ये 2m है, करेक्ट है, ये l है, आपने यहां पर ओरिजिन मान लिया, करेक्ट है। अब यहां पर ओरिजिन माना तो ये वही हो जाएगा 2m इंटू 0 दिख रहा है आपको, प्लस m इंटू l, लेट्स अज्यूम लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है ना, कंफ्यूजन ना हो, ताकि पोजीशन आपकी लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, अपॉन कितना हो जाएगा 3m। तो तुमने इसको सॉल्व किया तो l/3 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हमने यहां पर ओरिजिन माना, एक बार हमने यहां पर ओरिजिन माना, जब यहां पे माना तो यहां से 12/3 आ रहा है, और जब यहां से माना तो यहां से l/3 आ रहा है, ध्यान से देखो यहां से l/3 आ रहा है। मतलब एक्चुअल में तुम ध्यान से नोटिस करोगे बच्चों, तो जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है ना, वो सेम ही पॉइंट पर है, ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को ये नहीं फर्क पड़ता आपने ओरिजिन कहां माना, जो सेंटर ऑफ मास बॉडी का जहां होना होगा वहीं पर होगा, ठीक है। जैसे आपने लेफ्ट में माना ओरिजिन तो 12/3 था, राइट में माना तो l/3 था, लेकिन अल्टीमेटली वो सेम पॉइंट पे ही पहुंचा रहा था। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज फिक्स पॉइंट, मतलब बेसिकली चाहे ओरिजिन चाहे जहां मानो हमेशा एक फिक्स पॉइंट था। मैं लिख देता हूं कि सेंटर ऑफ मास of body is independent of origin से इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, आप ओरिजिन कहीं भी मानो, सेंटर ऑफ मास फिक्स पॉइंट होता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि आप ओरिजिन कहीं भी मानो, सेंटर ऑफ मास हमेशा फिक्स पॉइंट ही होता है, फिक्स पॉइंट ही होता है फॉर अ गिवन बॉडी का मतलब कि किसी भी दिए हुए सिस्टम के लिए, फॉर अ गिवन बॉडी स्लैश सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत आसान सी बात बता रहा हूं। तो ये समझ में आ गया कि आप ओरिजिन कहीं मानो, सेंटर ऑफ मास जहां होना होगा वहीं आएगा, इंडिपेंडेंट होता है, याद रखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। चलो एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको और मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत सारे ले लेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आती जाए। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास में एक और क्वेश्चन लेंगे तो लेट्स अज्यूम वी हैव लाइक, मान लो एक ऐसा रैंडम सा स्क्वायर है, और यहां पर एक छोटा मास है, यहाँ एक छोटा मास है, ये यहाँ पे छोटा मास है, और जो स्क्वायर की साइड है वो a है बच्चों, a और a। अब इसका मास कितना है, लेट अस अज्यूम इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 3m है, और इसका 4m है बच्चों। अब कह रहे हैं 4 पार्टिकल स्पेस में पड़े हुए हैं। पहला पार्टिकल कितना है, यहां देखो ये यहां पर है, दूसरा m यहां पर है, तीसरा 3m यहां पर है, चौथा यहां पर है। अब कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बताओ। कोई बात नहीं, हमें पता है ये टू डायमेंशन में है, तो इसका कम से कम x और y दोनों में आएगा। तो तुम कुछ मत करो, एक पॉइंट को x और y मान लो, जैसे मैंने क्या किया देखो, ओहो, तो यहां पर ये बेटा x मान लो और ये y मान लो,
ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जाननी है। तो ओरिजिन आ गया, क्लियर है बातें, ओरिजिन आ गया। तो अब क्या करेंगे, ओरिजिन हमने कहीं फिक्स मान लिया। अब इस ओरिजिन के हिसाब से देखो, आप ओरिजिन कहीं मानो, सेंटर ऑफ मास जहां ना हो वहीं आएगा, बट हमने यहां मान लिया कन्वीनियंस के लिए। तो अब हम कहेंगे जी एक्सीएम निकाल लेते हैं, एक्सीएम निकाल लेते हैं। एक्सीएम कितना होगा, सारे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4m का कोई एक्सीएम नहीं है, मतलब कुछ भी कोऑर्डिनेट ही जीरो है। 3m का कितना है, 3m का कितना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो 3m इंटू ए। प्लस 2m का कितना होगा बच्चों, तो 2m का भी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो a है ना। ये देखो ये है 3m इंटू जीरो, ये है आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट 3m इंटू जीरो, दिस इज a कॉमा जीरो, दिस इज a कॉमा a, है ना, एंड दिस इज 0 कॉमा a। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज 0 0। तो वही मैंने किया, प्लस m इंटू जीरो डिवाइडेड बाई सारे मास, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो 3m m 2m प्लस 3m प्लस 4m, ठीक है। तो ये लिख दिया। एक्सीएम कितना होने वाला, देखो ये और ये तो हट गया, नो रोल, तो ये हो जाएगा 5ma अपॉन 10m, तो हो जाएगा a/2। तो जिसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो a/2 होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, ycm होगा। ycm कैसे लिखेंगे, फिर से 4m का मास 0 है, 4m इंटू जीरो प्लस 3m इंटू जीरो होगा, क्योंकि इसका इन दोनों का ही y कोऑर्डिनेट नहीं है, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट नहीं है, बट हाँ 2m का y कोऑर्डिनेट है, विच इज 2m इंटू a प्लस m इंटू a, ये इन दोनों का y कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज सम मिलाकर 10m हो जाएगा। तो जो ycm बच्चों आएगा वो आएगा 3ma अपॉन 10m, तो कितना हो जाएगा 3a/10। तो जो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों इस सिस्टम के लिए, ये तो बताना था मैं, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो व्हाट वी गेट हियर, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हो जाएगा x कितना a/2 एंड y है 3a/10। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, आसान सी ही बात है। तो हमें किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, ठीक चलेगा ये। अब हमें अभी जैसे अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल स्पेस में पड़े और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो स्टैंडर्ड तरीका है एक्स वाई जेड तीनों का हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है, हम उसके हिसाब से सॉल्विंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक्चुअल में और सारी बातें हमें करनी चाहिए। और सारी बातें क्या होंगी, जैसे हम बोलें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी क्या होगा, मैं लिख देता हूं टॉपिक है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस बॉडी या बॉडीज हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये बात बहुत ध्यान से समझना। तो पहले ही समझते हैं, अब हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने बॉडीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो बॉडीज होती हैं, जो बॉडीज माना मतलब एक पॉइंट मास की बात हमने की, पॉइंट मास क्या होता है, उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, बट बॉडी का हमारा शेप और साइज दोनों होता है, करेक्ट है ना। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, 3 तरीके में बॉडी को डिवाइड कर दिया। पहला लीनियर बॉडी, ठीक है। दूसरा एरियल बॉडी, और तीसरे की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। एक्चुअल में हमने इसके शेप के बेसिस पे, या वी कैन से मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बॉडीज डिफाइन कर लिया, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस। अब लीनियर बॉडी का क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी है और उसका मास एक लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है, जैसे मान लो ये है ऐसे करके, हम इसको और थोड़ा क्लियर कट बना दो, ऐसे करके मान लेते हैं, थिन रॉड मानते हैं इसको, दिस इज थिन रॉड, ठीक है, थिन रॉड बच्चों। तो मतलब थिन रॉड का ये मतलब है कि इसका सारा मास इस पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग हो रहा है, देखो ये, तो इसको लीनियर बॉडी बोलते हैं। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग द लाइन देन दैट इज कॉल्ड लीनियर बॉडी। इफ लिख देता हूं मैं, यहां कंफ्यूजन आए बिल्कुल, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, इफ मास distribution is along the line, then
दैट इज लीनियर बॉडी, दैट इज लीनियर बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां जो लीनियर बॉडी होती है ना, उसका हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे ये भी लीनियर बॉडी है। अब यहीं पर देखो, एक रॉड तो लीनियर, थिन रॉड तो लीनियर बॉडी होती है। एक और एग्जांपल सोचो, एक और एग्जांपल सोचो लीनियर बॉडी का। एक और एग्जांपल नहीं आ रहा दिमाग में, मैं बताता हूं। देखो, रिंग भी आपकी लीनियर बॉडी है। अब कहोगे भैया कमाल करो, रिंग कैसे हो सकती है? यस, रिंग इज ऑल्सो अ लीनियर बॉडी। कैसे पता? क्योंकि रिंग का सारा मास, ध्यान से समझना, रिंग का सारा मास उसकी लाइन पे ही रहता है। यहां कोई मास थोड़ी होता। मैंने बोला ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ मास के बेसिस पे है। तो मास जहां जहां होगा, मास जिसके अलाउंग होगा, ऐसा थोड़ी कि जो एरिया बाउंड करे, एरिया तो एरिया ही है, लेकिन जो मास है वो येलो, ऐसे सोचो कि येलो लाइन पर ही सारा मास लाइन कर रहा है, जो येलो सर्कमफ्रेंस है उसी पे सारा मास लाई कर रहा है। तो रिंग इज ऑल्सो लीनियर बॉडी, ध्यान रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग इज लीनियर बॉडी, मेक श्योर अंडरस्टैंड, लीनियर बॉडी। और ये किसके बेसिस पे है? मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर हमें मास लेंथ पता है, रिंग का शेप पता है, रिंग का पता चल चुका, तो एक टर्म डिफाइन करता है जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। यहां पर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है? लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा बहुत स्टैंडर्ड सा टर्म है, लैम्डा। अब लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है। तो जो लैम्डा एक्चुअल में होगा वो होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी अपॉन एल। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो मास, टोटल मास अपॉन लेंथ इज गोइंग टू बी मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बातें यहां पे? तो अगर हमें यही टर्म है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना मास है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कई बार हमें किसी बॉडी का, जैसे मान लो ये बॉडी है, अब इसका हमें लैम्डा पता है, उसका लेंथ पता है। अब बोले इस बॉडी का मास कितना होगा? मास ऑफ द बॉडी इज, मास ऑफ बॉडी कितना होगा, कितना हो जाएगा? लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास अगर लैम्डा है तो एल लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। इस तरीके से हम लोग दो चीज कर सकते हैं। अगर टोटल मास और टोटल लेंथ दिया है तो हम लोग उसकी लीनियर मास डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें लैम्डा और एल दिया है बच्चों तो हम लोग उसका टोटल मास भी निकाल सकते हैं। लैम्डा और एल दिया हुआ है तो। क्लियर है बातें? तो ये हमने सारा लीनियर के लिए कर दिया। अब यहां से तुम्हें बाकी दोनों बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? एरियल जो बॉडी होती है, एरियल बॉडी होती है, एरियल बॉडी की बात हम करते हैं, तो एरियल बॉडी में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? एरिया पे होता है। यहां लिख देता हूं मैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑन दी सरफेस। सरफेस पे होता है, सरफेस मतलब एरिया पे होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका एक एग्जांपल सोचते हैं, सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका एक एग्जांपल सोचते हैं। एग्जांपल क्या है? डिस्क है, इसका एग्जांपल है डिस्क। और भी कोई एग्जांपल है? यस, बहुत सारे। हॉलोस्फीयर भी आपका एरियल बॉडी है। आप कहोगे भैया आप कमाल करो, तो वॉल्यूमेट्रिक फील होता नहीं, यही समझना है आपको। वॉल्यूमेट्रिक नहीं, ये है आपका डिस्क, ठीक है। अब डिस्क में क्या होता है? सारा का सारा मास यहां लाई जाता है, पूरे डिस्क में होता है। अगर आपने देखा होगा डिस्क, जो फ्लाइंग डिस्क होती है, आपने खेला भी होगा, तो वही वाले डिस्क की बात कर रहा हूं। और दूसरा होता है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर की खास बात क्या होती है? हॉलोस्फीयर की खास बात क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझना। हॉलोस्फीयर का जो मास होता है ना, वो सरफेस पे ही होता है। तो एक्चुअली वो पूरा एरिया पे ही है, वॉल्यूम में मास नहीं, अंदर मास नहीं। नो मास हियर, नो मास हियर। ओनली मास कहां होता है? सरफेस पे होता है। मास ये है हॉलोस्फीयर, मास इज एट सरफेस, मास इज एट सरफेस। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हमें लगता क्या लगता है? हमें लगता है कि भाई जो आपका हॉलोस्फीयर वो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कितना वॉल्यूम कवर कर रहा था, वॉल्यूमेट्रिक बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम किसके बेसिस पे बात करें? मास कहां कहां पर है? तो मास एक्चुअल में सरफेस पे ही, हॉलोस्फीयर में। जैसे डिस्क का तो बहुत क्लियर कट समझ आता कि एरियल बॉडी है ना, लेकिन हॉलोस्फीयर भी एरियल बॉडी है, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी नहीं है। तो इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा डिफाइन करते हैं। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा डिफाइन करते हैं, सिग्मा इज, ध्यान से समझना, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बच्चों। तो अगर सिग्मा पता है तो मास, टोटल मास m है अपॉन एरिया,
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक पहली बात ये हो जाती है। दूसरा बात क्या हो जाती है, वही सेम चीज, अगर मान लो कोई हमें एरिया पता है और इसका हमें सिग्मा पता है, तो मान लो ये आर रेडियस का सर्कल डिस्क है, तो इसका मास क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन सिग्मा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेरिएबल के लिए भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वेरिएबल के लिए भी आसानी से हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। अगर हमें सिग्मा निकालना है, मास दिया एरिया दिया, तो हम टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, एंड सिग्मा अगर यूनिफॉर्म है तो लगा सकते हैं। अगर हमें टोटल मास निकालना और हमें सिग्मा और एरिया दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इंटू, अगर यूनिट एरिया का मास सिग्मा है तो टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अच्छी बात है। अब वॉल्यूमेट्रिक पे आ जाते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक बहुत आसान सी चीज है। फिर से मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ओवर अ वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम में होना चाहिए। अगर एक वॉल्यूम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हो गई भाई वो। तो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सॉलिड स्फीयर। ये रहा सॉलिड स्फीयर, इसको मैं बोल देता हूं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर आपका वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। ये पूरा का पूरा ऐसा। और ये हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रो डिफाइन करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, रो डिफाइन करते हैं, रो डिफाइन करते हैं। और रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बात ये पता होती है, अगर किसी वॉल्यूम में मान लो किसी वॉल्यूम का रो पता और बी पता, तो m इक्वल्स टू रो बी भी हो जाएगा। आई होप ये सब तो समझ आ रहा होगा। अब आपसे कभी अगर आगे पूछता है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए मास डेंसिटी की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब मास लाइन के अलावा होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देता तो चार्ज जहां जहां होता है उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। यही समझना है आपको कि किस बेसिस से बात कर रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस बात कर रहा है या आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस बात कर रहा था। अगर जहां मास जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से हम बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। अगर लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड मास तो लीनियर बॉडी, एरिया के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड मास तो एरियल बॉडी, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड तो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। करेक्ट है ना। जैसे सॉलिड स्फीयर इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। क्लियर है, क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक्चुअल में इतने हमें तीनों बॉडीज का आइडिया लग चुका, हमने तीनों के लिए टर्म भी डिफाइन कर लिया है ना। हमें तीन बॉडीज का आइडिया लगा, हमने तीनों के लिए टर्म भी डिफाइन कर लिया। पहली बात समझना हमें क्या क्या डिफाइन किया है। हमने डिफाइन किया लीनियर मास डेंसिटी, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ठीक है, बट मैं चाहता हूं आप लोग एक छोटा सा चीज और कर लें, आपको सेगमेंट निकालने की थोड़ी आदत हो जाए। सेगमेंट क्यों निकालना चाहते हो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो आपको सेगमेंट निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्यों मैं करना चाहता हूं ये। मान लो वी हैव दिस डिस्क और इस डिस्क का हमें एरिया निकालना है। कितना एरिया होता है, कहोगे भैया ये तो सब पूरी दुनिया को पता है। यस यू आर राइट, सबको नहीं, मतलब एटलीस्ट जो आईटी की तैयारी कर रहा है उसे पता होना चाहिए। अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है या कैपिटल आर मान लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। बट इसका एक्चुअल में एरिया जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंट का। सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे आता है देखो। हमें पता है ये डिस्क कैसे मिलके बना, इसको सोचो, इत्मीनान से सोचो कि डिस्क कैसे मिलके बना हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, बट सेगमेंट के बारे में सोचते हैं। तो देखो सेगमेंट कैसे सोचेंगे, एक्चुअल में जो डिस्क होता है ना वो कैसे मिलके बना होता है। तो डिस्क जो बना होता है ऐसे सोचो, मैं तुम्हें विजुलाइज कराता हूं। देखो एक्चुअली बहुत सारी रिंग से मिलके बना होता है, ऐसे सोचो। ये देखो, यही सेगमेंट सोचना। हमेशा एरियल बॉडी लीनियर सेगमेंट से मिलके सोच सकते हैं कि ऐसा बना हुआ है, बहुत सारी लीनियर सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। और जो वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज होती है उसे हम एरियल सेगमेंट से मिलाकर बना सकते हैं। और जो लाइन वाली बॉडीज होती है उनको कैसे बनाएंगे, आपको कभी अगर लाइन है तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कभी क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं, पहले एक सेगमेंट लेना सीखते हैं, फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाता हूं बॉडीज का। तो जैसे यहां पर बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर देखो मैं सेगमेंट लूंगा तो देखो कैसे कितने सारे सेगमेंट बन रहे हैं। देखो ऐसे, हालांकि ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक नहीं बन पा रहा है, बट लेटेस्ट अज्यूम कॉन्सेंट्रिक है। ऐसे बहुत सारी डिस्क हैं, बहुत सारी बहुत सारी रिंग्स है, यहाँ बहुत सारी रिंग्स है, बहुत सारी रिंग से मिलकर ये डिस्क बना हुआ है। करेक्ट है, तो बहुत सारी रिंग से मिलकर डिस्क बना, तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे सारी बेसिकली एरिया करने के लिए, एरिया निकालने के लिए सब सारी
रिंग्स का एरिया निकालेंगे। आपको रिंग्स का एरिया का क्या मतलब है? रिंग्स का एरिया का ये मतलब है, देखो ऐसे लिखते नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो है तो एरिया ही ना, बहुत छोटा छोटा एरिया ऐड करेंगे तो भी तो मिलकर इन्फिनिटी सेगमेंट में एक पूरा डिस्क बन जाएगा। हमने कहा ऐसा करते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पे बच्चों एक छोटा सा रिंग मानते हैं जिसका रेडियस आर है, और उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। कितनी थोड़ी सी थिकनेस? स्मॉल डी आर, स्मॉल डी आर, ये देखो ये स्मॉल डी आर, एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। डी आर बहुत छोटा सेगमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। तो यहां पर ये सेगमेंट है, देखो इसको अच्छे से विजुअलाइज करो ताकि आपको मजा आए इस बात को समझने में, ठीक है। ये बहुत अच्छी सी लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ है बहुत। तो ये सेगमेंट अपना, ऐसे करें बहुत सारे सेगमेंट हो गए। आपको अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया पता चल जाए और ये सारा कंटिन्यूअस सेगमेंट्स है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करके पूरे डिस्क का एरिया निकाल सकते हैं, समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो इस छोटे से सेगमेंट का एरिया कितना होगा, इसको हम बोलेंगे डी ए, और इस डी ए का एरिया कितना होगा, कैसे निकालते हैं? देखो अगर तुम इसको कट करते हो तो देखो कुछ ऐसे करके कट होगा, ऐसे ध्यान से देखो, एक ये जो अंदर वाला होगा वो ऑलमोस्ट 2 पाई आर होगा, है ना। इनर जो ये वाला सेगमेंट होगा ये कितना होगा, 2 पाई आर, और बाहर वाला क्या होगा, 2 पाई आर प्लस डी आर, ऑलमोस्ट 2 पाई आर ही बोल सकते हैं क्योंकि डी आर बहुत छोटा है तो इसको भी 2 पाई आर ही बोल सकते हैं। तो देखो ये ऊपर वाला 2 पाई आर और नीचे वाला भी 2 पाई आर, तो ऑलमोस्ट ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग कितना मान सकते हैं, डी आर मान सकते हैं। तो एक्चुअली एक रेक्टेंगल की तरह हो गया। अगर ये रेक्टेंगल की तरह हो गया तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर जो कि लेंथ हो गई, इनटू हाइट विच इज डी आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू डी आर इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर इस छोटे से सेगमेंट का जो एरिया है वो 2 पाई आर है तो सबका एरिया निकालना तो हम लोग कैसे करेंगे, लेट अस इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। ये एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 पाई बाहर हो जाएगा, आर डी आर हो जाएगा। अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर था तो जीरो से लेकर कैपिटल आर, मतलब पहला सेगमेंट जो होगा जीरो रेडियस का होगा और लास्ट वाला सेगमेंट आर रेडियस का होगा। इस तरीके से हम इसको ऐड कर देते हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, जीरो से आर, एंड दिस इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। आई होप 2 तो कट गया, दिख रहा है आपको। तो पाई आर स्क्वायर आ गया विच इज द एरिया ऑफ द डिस्क। ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी बट मैंने इसको, मतलब आप समझो, आपको यहां पे सीखा क्या आपने, आपने पता अभी तक जो आज तक आपको सिर्फ याद था डिस्क का एरिया, आज आपने इंटीग्रेट करके निकाल लिया कि ये होता है डिस्क का एरिया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सेगमेंट आपको चूज करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं कोन का, एक कोन होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, जो भी होता है आपको पता होगा, याद ही होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। कोन का एरिया, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं बोलूं कोन का वॉल्यूम होता है तो कोन का वॉल्यूम कोन किससे मिलकर बना होगा, कोन किससे मिलकर बना होगा, तो मैं कोन पहले बना के दिखाता हूं। मतलब देखो हमें कोन का वॉल्यूम याद है, दैट इज ट्रू। आप कहोगे भैया हम क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, जब डायरेक्टली रिजल्ट बन जा रहा था हम क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करें इस पे। मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आपको एक सेगमेंट सीखना आ जाएगा, सेगमेंट निकालना आ जाएगा, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेगमेंट विजुलाइज करना होगा, जैसे ये बॉडी पूरी कैसे बनी है हमें रियलाइज हो जाएगा। कैसे बनी मतलब, जैसे मान लो इसका रेडियस आर है, इसका हाइट एच है, और जो इसका वॉल्यूम आता है, ऑलरेडी वॉल्यूम पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम, वी ऑल नो दिस, हमें 7वीं 8वीं क्लास से वॉल्यूम पता है कौन का। बट आज जो हम लोग करने वाले वो क्या है, वो ये है कि हम इसका डेराइव करने वाले कितना वॉल्यूम होता है। अब डेराइव करेंगे तो हमें सेगमेंट लेना पड़ेगा। क्यों सेगमेंट लेना है, अगर हमें सेगमेंट लेना आ गया ना तो हम बहुत आसानी से सेंटर ऑफ मास सीख जाएंगे निकालना। ये बात समझो, हम बहुत आसानी से सेंटर ऑफ मास निकालना जान जाएंगे किसी भी बॉडी का। तो देखो एक्चुअल में जो बॉडी है ना, ये डिस्क है, इसका अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे, मान लो इसके सारे वॉल्यूम में मास भरा हुआ है, तो अगर हम सोचें तो कैसे बना है, हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो एकदम ध्यान से समझना, हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक साइड ऊपर, एक साइड ऊपर, ऐसे देखो, एक साइड ऊपर हमने डिस्क ले लिया ऐसे करके, ये डिस्क, और एक और पतला सा डिस्क ले लिया ऐसे करके, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके, है ना, ऐसे। और ऐसी बहुत सारी डिस्क रखी, मतलब नीचे वाला सबसे जो रेडियस है उसका कैपिटल आर, ऊपर जाते होते सारे डिस्क का रेडियस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसी बहुत सारी डिस्क से जो वॉल्यूम आ रहा होगा, और वॉल्यूम में भी हम छोटा सा डी आर हाइट ले लेंगे ना, ऊपर की तरफ वॉल्यूम में डी आर हाइट ले लेंगे तो बात बन जाती है हमारी।
ठीक है, तो फंडा क्या है यहां पर कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें बहुत सारी डिस्क, सेगमेंट हमारा क्या हो बच्चे, वॉल्यूम, सॉलिड कोन, ये सॉलिड कोन है, इस बात को लिख दो, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, और इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो जो सेगमेंट आएगा, अब सेगमेंट क्या होगा यहां पर, जो हमें विजुअलाइज हो रहा है, सेगमेंट क्या होना चाहिए, जो सेगमेंट शुड बी डिस्क, डिस्क विद सर्टेन थिकनेस dr ही लेते हैं, ठीक है, डिस्क है ये, तो सेगमेंट आ गया। अब मैं कह रहा हूं इस डिस्क का, अगर देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस डिस्क का रेडियस कितना होगा बच्चों, इस डिस्क का रेडियस हम लोग ले सकते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस छोटे से डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं बोलूंगा dv होगा, और dv वॉल्यूम मतलब डिस्क का, तो ऐसे देखो यहां पर बनाता हूं साइड में, देखो तुम्हें विजुअलाइज भी होगा, ये एक डिस्क हो गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये और ये, नीचे वाले और ऊपर वाले का ऑलमोस्ट रेडियस हम लोग r मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट में चेंज नहीं हुआ, और जो इसकी थिकनेस है वो कितना है, जितना हाइट बढ़ा था वो dr हाइट बढ़ा था, बहुत ज्यादा हाइट में चेंज नहीं है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू dr, आई होप यू अंडरस्टैंड ना, पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू dr, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, पाई r स्क्वायर इंटू dr, पक्का आ रहा समझ में। बट ये जो dr कर दिया ना, ये गलती, यहां dr करना बहुत बड़ी गलती, क्योंकि सेगमेंट लेते वक्त देखो ये रेडियस है, सेगमेंट लेते वक्त तुम ध्यान रखोगे ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये dr नहीं है, यहां इसको जो मैं dr लिखा था ये dr नहीं होगी, ये कुछ, क्योंकि देखो किसके लॉन्ग चेंज हो रहा है, ये बात समझना, वो dr जो लिखा वो गलत है, ये तुम्हारा क्या है, इसको हमने क्या माना था, इसकी हाइट कितनी मानी थी, x हाइट पर मानी थी, x हाइट मानी, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, इस बात को समझो, ये हाइट हो जाएगी dx। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं dr करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको गलती रियलाइज हो। जब सेगमेंट लेंगे तो देखो इसका रेडियस r, रेडियस के लॉन्ग जाएगा, तो जो dr बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, ऊपर क्या बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, देखो x बढ़ रहा है, तो ये बात समझना, ये x है, तो ये छोटा हाइट जो चेंज हुआ है वो dx होगा, तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू dx, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां हम लोग गलती करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं, तो ये छोटे से सेगमेंट का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर dx, और यहां पर r भी वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है, ठीक है, यहां r भी वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं और हमें टोटल वॉल्यूम v आ जाएगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या आपको बच्चों, पाई r स्क्वायर dx, क्या प्रॉब्लम है कि r अलग वेरिएबल है और dx अलग वेरिएबल है, और दो वेरिएबल को इंटीग्रेट करना हमें आता नहीं, हम इसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहां पर ट्राइंगल, देखो ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल, मैं नाम लिख देता हूं ओ ए बी ए डैश बी डैश, तो ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या होता है, इस ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल, तो हमें आर और एक्स में रिलेशन मिल जाता ताकि हम इसे कन्वर्ट कर पाए दूसरे में। तो कैसे रिलेशन होगा, देखो, तो ये दिस इज व्हाट, h माइनस एक्स ना, दिस इज h माइनस एक्स अपॉन h बड़े वाले का, ऐसे तो होता ना, इस ट्राइंगल का बेस हाइट अपॉन टोटल हाइट ऑफ द दूसरे ट्राइंगल, और इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका बेस कितना है r, और इसका क्या है कैपिटल R। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं h माइनस एक्स इंटू आर बाई एच, और इस R की वैल्यू को बच्चों हम लोग यहां पे डाल के इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई h माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर कोई क्वांटिटी छूट नहीं छूट रही है, ये हो जाएगा h dx इंटीग्रल माइनस x dx इंटीग्रल, आई होप यू अंडरस्टैंड। और x कैसे वेरी कर रहा है, देखो x कैसे वेरी कर रहा है, यहां से x था और ऊपर तक जाएगा तो क्या होगा, जीरो से लेकर h तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर h तक इंटीग्रेट करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड, जीरो से h एंड जीरो से h, बिल्कुल ठीक है। तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन जो होगा हो जाएगा h इंटू एक्स, जीरो से लेकर h तक, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये कहां से कहां होगा, जीरो से लेकर
इनफैक्ट यहां पर इंटीग्रेशन में एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर है, ये h माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना भाई, वी हैव टू ब्रेक दिस डाउन। तो जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में h माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx है ना, ये h माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको ब्रेक करने वाला तरीका बता देता हूं। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है और 0 से लेकर h तक। ये तो समझ में आ रहा होगा, x 0 से h तक वेरी कर रहा है। तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, हो जाएगा h स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये 0 से h तक सारा हो गया। तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा h क्यूब प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच क्यूब कट गया, h क्यूब बाई 3, तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3, h कट गया, तो ये कितना आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैंने पूरा का पूरा इंटीग्रेट किया, बट दिस इज सो नॉट वेरी इजी। मतलब अगर आपको सेगमेंट की बात समझ में आ रही होगी तो आपको बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा कि इतना आसान सी चीज नहीं जो मैंने सेगमेंट इंटीग्रेट किया। एक्चुअली फंडा क्या कि मैंने आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की है कि अगर एक वॉल्यूम है, एक कोन का वॉल्यूम है, तो कैसे बना होगा, विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोन, अगर कोन हो गया या डिस्क जो हमने लिया था उसमें सेगमेंट विजुलाइज कैसे बनता है, किन बेसिक सेगमेंट से बनता है, तो हमें सेगमेंट विजुलाइज करना वाले बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट विजुलाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सेगमेंट की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे बना है बॉडी। तो जो कोन होता है बहुत सारे डिस्क से बना, ऐसा विजुलाइज हम लोग कर सकते हैं। और कोन एक प्रॉपर बॉडी है और डिस्क एक प्रॉपर बॉडी है, तो हम इसे ओवरऑल इंटीग्रेट कर पाते हैं। रैंडम शेप का कुछ सेगमेंट मानोगे तो वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। आई होप ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो आपको एक मैंने क्या बता दिया, ऊपर बता दिया मैंने डिस्क का एरिया निकालना बता दिया और कोन का वॉल्यूम निकालना बता दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक प्रॉपर सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी निकाल के दिखाता हूं आपको। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अब किस बॉडी की बात करते हैं, और इसमें ये सेगमेंट काम आएगा बच्चों, ध्यान देना। अरे सेगमेंट जो ऊपर मैंने कराया ये नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ लगेगा। जैसे अब मैं बोल रहा था मैं आपसे कि मान लो एक रॉड है, हालांकि आपको भैया ये भी तो पता है रॉड का तो सेंटर ऑफ मास सबको पता होता है, बीचों बीच में होता है, दैट इज ट्रू, नथिंग रॉन्ग। मैं ये थिन रॉड है, मान लो मैंने मोटा बना दिया, चलो पतला कर देता हूं, ठीक है, ये थिन रॉड हो गया, ठीक है। इसका मास m है, इसका लेंथ l है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, ये थिन रॉड है, थिन रॉड का मतलब इसका सारा का सारा मास लाइन के लॉन्ग ही लाई कर रहा है, करेक्ट है। तो फाइंड इसका पहला वाला पॉइंट है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, COM ऑफ रॉड। और ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे भैया इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये यहां पर होता है, बिल्कुल सही बात है, L/2 पे। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे, अब किसी भी, जैसे ये प्रॉपर बॉडी है ना, ये पॉइंट मास तो है नहीं, इस प्रॉपर बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो बीचों बीच होता है हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए ताकि आप इसका फंडामेंटल समझ पाओ। तो कैसे विजुलाइज करते हैं, मान लो बहुत सारी कोई ऐसे रैंडम बॉडी है, मान लो यहाँ पर कोई रैंडम बॉडी है, ठीक है, ये रैंडम बॉडी है, और मैंने ऐसे ही XYZ प्लेन मान लिया, मान लो, ठीक है, XY और Z प्लेन मान लिया। बिल्कुल ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको, ये X हो गया, ये Z हो गया और ये Y हो गया। ये रैंडम 3D बॉडी है जिसमें हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्चुअली जो कंटिन्यूअस बॉडीज होती है ना वो उसके सबसे पास पास में ही मासेस होते हैं। तो जैसे मान लो ये डीएम मास हो गया, छोटे छोटे डीएम मास है। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब हम बोल सकते हैं बहुत सारे डीएम मास से मिलकर बना हुआ। तो ये डीएम हो गया और डीएम हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डीएम, इन्फिनिटी डीएम मासेस होंगे। तो बोलो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों। तो पहले तुमने पॉइंट मासेस में ही विजुलाइज किया, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का। तो जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का टर्म्स में देखोगे तो इस बॉडी का जो एक्ससीएम होगा वो क्या होना चाहिए, एक्ससीएम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। एक्चुअली मैं ऐसे लिखूंगा डीएम इंटू, अगर मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x1 है, यहां से यहां तक की दूरी क्या x2 है, और यहां से यहां की दूरी क्या x3 है। तो मैं लिखूंगा डीएम इंटू x1
प्लस सेम ही मास है dm इंटू x2 एंड सो ऑन dm इंटू xm डिवाइडेड बाई सारा dm ऐड कर देते हैं। लेकिन जब ये कंटिन्यूअस होता है तो ऐसा नहीं करते, ऐड समेशन में ऐड नहीं करते। जब कंटिन्यूअस बॉडीज होती है तो समेशन में नहीं ऐड करते, किसमें ऐड करते हैं? इंटीग्रेशन में। इसीलिए मैंने बोला कि इसको इंटीग्रेशन में ऐड करने का फंडा क्या है। देखो इसको इंटीग्रेशन में ऐड करने का फंडा कि dm इंटू x1 मत करो, dm इंटू x का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सारा मास का इंटीग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? xcm कैसे लिखेंगे? xcm कैसे लिखेंगे? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से a पॉइंट xcm इज गोइंग टू बी x, मतलब ये x कोई भी रैंडम x ले लिया इंटू dm। अब x dm सारा इंटीग्रेट करना है और जो dm लिया था उसको सारा इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा x dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, वो भी x कोऑर्डिनेट उसका आएगा। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बच्चों? तो y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। तो कहोगे बच्चों z कैसे आएगा? z आएगा आपका z dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये तीनों, और ये आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट पता ही चल जा रहा है। तो जैसे अब इस रॉड के बारे में सोचते हैं, ये तो सब कुछ समझ में आ चुका है कि अगर कोई भी रैंडम, कोई हमने तो अभी जैसे लीनियर बॉडी लिया है, हमने अभी क्या लिया है? लीनियर बॉडी लिया है। लीनियर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, ध्यान से समझना, हम लीनियर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमने लीनियर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला और ये किसका था? ये प्रॉपर कोई रैंडम बॉडी है। तो लीनियर बॉडी का कैसे निकालेंगे? फिर से मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए आपको। ये लो, अब इसका मास m है और इसका लेंथ l है और हम लोग इसका क्या निकालना चाहते हैं? सेंटर ऑफ मास। अब आपको विजुलाइज करना ऊपर जो मैंने सेगमेंट आपको बताया। अब बताओ मुझे रॉड कैसे बनी होती है? रॉड कैसे बनी होती है? रॉड बनी होती है बहुत सारे पॉइंट मासेस से। जैसे डिस्क बना होता है बहुत सारे रिंग से, वैसे ही रॉड बनी होती है बहुत सारे पॉइंट मासेस से। तो जो सेगमेंट फंडामेंटल सेगमेंट है हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? अब अगर हमें मान लो हमने यहां पर ओरिजिन मान लिया और हमने यहां से x मान लिया, देखो यहां से x मान लिया, ठीक है, हमने यहां से x मान लिया और जो इसमें सेगमेंट आएगा वो छोटा सा dm सेगमेंट आएगा। ये इसका लेंथ होगा dx और इसका मास होगा dm, और ये बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना होगा। यहां पर कुछ पॉइंट मास होगा, यहां कुछ पॉइंट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मासेस जो इन्फिनिटी पॉइंट मासेस से मिलकर बना होगा। तो बोलूंगा कि इस वाले को कैसे करना है। अब देखो कंटिन्यूअस है तो वही सेम तरीका, यहां से जैसे यहां से ओरिजिन बताना, मैं यहां से सेंटर ऑफ मास बताना है। तो हमने कहा यहां से x दूरी पर एक छोटा सा dm मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? x dm। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन कर देना। यू विल बी गेटिंग, अगर x के अलॉन्ग है तो xcm मिल जाएगा, आप कुछ भी सोचना ही नहीं है। अब x क्या है? तो x ही रहेगा और dm क्या होगा? dm इज, अब यूनिफॉर्म, यहां ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने बात किया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो बोला था मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो dm क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, करेक्ट है। तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू ये हो जाएगा, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, देख भी हमें dx लेंथ का मास चाहिए, हमें dx लेंथ का मास चाहिए ना, यही तो चाहिए हमें, dx लेंथ का मास चाहिए। तो ऐसे सोच, ये dx लेंथ का मास चाहिए, बहुत सारे dx लेंथ के मासेस हैं, उनको हम लोग लिखना है। मैं कहूंगा अगर l लेंथ का मास, ऐसे सोचो यूनिट रूल, l लेंथ का मास m है, एक लेंथ का मास, एक यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई l। तो dx लेंथ का कितना होगा? m बाई l इंटू dx बच्चों, ये हो जाएगा dx लेंथ का मास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? dm। तो dm हो जाएगा m बाई l इंटू dx। तो बस m बाई l इंटू dx, और सारे मास का इंटीग्रेशन का क्या मतलब? सारे मास का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास। तो बस आसान सी बात हो गई, m बाई l बाहर आ गया, अपॉन m हो गया, m भी बाहर आ गया, और यहां जो बचेगा x dx बचेगा। और जीरो से लेकर x कहां से कहां वेरी कर रहा? जीरो से लेकर x तक इंटीग्रेट करना है। तो जीरो से लेकर l तक इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा mm, तो देखो कट गया, 1 बाई l इंटू एल स्क्वायर बाई 2। आई होप इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। तो आ जाएगा l बाई 2। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस कंटिन्यूस बॉडी का l बाई 2 पे आएगा। बहुत सारे बच्चों को शायद ना समझ में आया हो क्योंकि पहली बार तुम कुछ बॉडी डील कर रहे हो। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से l बाई 2 दूरी पर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप समझो क्या करना है। पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए कि अगर कोई रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना तो सेगमेंट क्या आना चाहिए, किन चीजों को ऐड करके हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो सेगमेंट बहुत क्लियर कट है, अगर रॉड है तो पॉइंट मास बना लो, अगर रॉड है तो पॉइंट मास ले लो। पॉइंट मास, बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर रॉड बनता है, बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर रॉड बनता है, और बहुत सारे रॉड से मिलकर एरिया बनता है, या यू कैन से रिंग से मिलकर डिस्क बनता है।
या वॉल्यूम में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एरिया से मिलकर वॉल्यूम बनता है। जैसे सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो बहुत सारे डिस्क से बनेगा, जैसे सॉलिड कोन की बात करेंगे तो बहुत सारे डिस्क से बना था। तो सेगमेंट अगर हमें समझ में आ चुका है तो उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हमने देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे बनाया था कि अगर कोई रैंडम शेप की बॉडी है तो हम ऐसे सोच सकते हैं बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना हुआ, लेकिन ये पॉइंट मास कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करते हैं डीएम डीएम मास के इन्फिनिटी सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। डीएम डीएम मास के इन्फिनिटी सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। अगर हम डीएम डीएम मास के इन्फिनिटी सेगमेंट में तोड़ेंगे तो एक्चुअली मैं ऐसे लिखता है डीएम इंटू x1 डीएम इंटू x2, लेकिन x1 x2 में बहुत क्लोज डिस्टेंस है तो हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं कि जब भी कंटिन्यूअस होता है तो x डीएम को ही तो एक्चुअली ऊपर इंटीग्रेट करना था ना, m1 x1 प्लस m2 x2 सबको ऐड कर रहा था। तो मैंने कहा x ले लो, कोई रैंडम x पे ले लो और x इंटू डीएम करके इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो था डिस्क्रीट सिस्टम में। तो अगर उसको ऐड करेंगे तो भी इंटीग्रल ऑफ डीएम आएगा। जब भी कंटिन्यूअस बॉडी आएगी तो समझ जाना इंटीग्रल ही आएगा। हमने कहा इंटीग्रल आ जाएगा, लो जी कमाल होगा, ये इंटीग्रल होगा। सेम वैसे आपने x का निकाला, सेम वैसे y का निकाल सकते हो, सेम वैसे z का निकाल सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट में हमने एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला। अगर हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला है, ध्यान से समझना, हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं और भी रैंडम, अच्छा रॉड का हमें पता ही होता है L/2, जो कि हमने प्रूफ भी कर लिया, देखो L/2 सेंटर ऑफ मास है, इधर साइड चाहे इधर से ले लो L/2 आएगा। तो कौन सी बॉडी ले लें बताओ, किसका सेंटर ऑफ मास निकाल दें तो ताकि थोड़ा आसान हो। अभी हमने किसका सेगमेंट लिया था, कोन का लिया था, कोन का निकाल के देखते हैं। हालांकि कोन 3D है बट अभी कोन का निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज बताता हूँ। चलो फाइंड फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ठीक है। और सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं, सॉलिड कोन मतलब मास पूरे कोन में भरा हुआ है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्या लोकेशन होती है उसके सेंटर ऑफ मास की, तो देखो एक बात समझना पहले, जैसे मान लो ये कोन है, ये कोन आ गया, ठीक है, ये कोन बना दिया मैंने, ऑल राइट, ठीक है। अब ये तुम्हारा रेडियस r हो गया, ये हाइट h हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है और ये y मान लेते हैं, और ये x हो गया और ये y हो गया और ये ओरिजिन मान लेते हैं इस कोण का, और इसका टोटल मास m है ना, इसका टोटल मास m दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट h दे रखी है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास, इस कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर, इसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड, या हम अजम्पशन ले सकते हैं कहां पर होगा। तो एक्चुअली अगर तुम सिमेट्री से देखोगे तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, बहुत सिमेट्रिकल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जितना मास इधर है उतना मास इधर है, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका कहीं पर सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, देखो क्योंकि y एक्सिस में कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब x एक्सिस का अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन y एक्सिस में मास सिमेट्री दिखती है। तो इसका मतलब y एक्सिस में जितना लेफ्ट में मास है उतना राइट मास है। देखो अगर कोई बॉडी है, अगर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जैसे मास m है और ये m है, जितना मास इधर है उतना मास इधर है, तो इसका सेंटर मास एकदम बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ विजुलाइज करो, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसका मतलब इधर और इधर तो सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता, इसी लाइन पे कहीं होगा। आप कहोगे भैया इस पे भी तो कहीं सिमेट्री है, नहीं, इसके अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग ही लाई कर रहा है, ये बात समझना, x एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है। तो हमें सिर्फ y एक्सिस में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि x एक्सिस बाय डिफॉल्ट हमें देख रहा है ओरिजिन मतलब जीरो लाइन पे ही है, इसी लाइन के लॉन्ग लाई करेगा, क्योंकि हमने कार्टेशियन जो प्लेन माना था वो ऐसे माना था ताकि जो इसका सेंटर है, कोन के बेस का सेंटर है, वो ओरिजिन ही रहा है। तो उससे हमें सिमेट्री, जब भी सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो हम x और y एक्सिस हमेशा सिमेट्री के हिसाब से ही मानते हैं, ताकि हमें एक एक्सिस में कट जाए, ठीक है, और दूसरे एक्सिस में आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाए। जैसे हमें सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y एक्सिस का मतलब यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक की हाइट हो जाएगी y बच्चों, है ना, ये तो समझ में आ रहा है। ये अपना क्या हो जाएगा y, और यहाँ एक छोटा सा कैसा सेगमेंट लिया था हमने, याद है अभी, डिस्क लिया था, ये डिस्क लिया था, ये डिस्क लिया था अगर आपको याद है। इसका रेडियस कितना था r, हाइट कितनी थी, वहां dx माना था, यहाँ dy मान सकते हैं। तो एक्चुअल में सेगमेंट ऐसा होगा, देखो यहाँ पे सेगमेंट ऐसा होगा, ठीक है, सेगमेंट ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रेडियस r होगी ऑलमोस्ट, नीचे वाली भी रेडियस r होगी, और ये हाइट कितनी होगी बच्चों,
dy, यही तो बताया था आपको, हाइट कितनी होगी dy, ये सेगमेंट हो गया। अब अपन को करना क्या है, याद करो क्या करना है। अगर हमें y एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बच्चों बहुत आसान सी बात है, YCM इक्वल टू क्या होगा, y और ये dm। अब देखो ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लगेगा, जो सेगमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास को ही इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच लाई करेगा, ये समझना है, इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच लाई करेगा। तो इस बीचों बीच की हाइट कितनी है y, तो y इंटू डीएम मास ऑफ द डिस्क, डीएम मास ऑफ द डिस्क है जो कि वॉल्यूमेट्रिक सेगमेंट है, अपॉन टोटल मास dm। तो कोई बात नहीं, टोटल मास dm तो हमें पता है, इंटीग्रेट कर लेंगे तो m ही आने वाला, कैपिटल m आने वाला, बट यहाँ dm लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो dm कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना अभी निकाला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इंटू इस सेगमेंट का वॉल्यूम कितना होगा। क्योंकि देखो ऐसे सोचो, ये एक्चुअल में जो मास निकाल लें कि अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मास m है, एक यूनिट का मास कितना होगा, m बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सेगमेंट का मास कितना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई लिख सकते हैं, यस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर डी वाई, इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते, तो पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ नहीं करना, वाई सी एम में बस डीएम रखना है, सेम ही चीज है। तो पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका डीएम हो गया, इंटू वाई अपॉन डीएम। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सारे मासेस को ऐड करें, सारे मासेस को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा, कैपिटल। तो ये कट गया, तो इंटीग्रल आएगा आपका पाई, है ना, पाई पाई भी कट गया, तो ये हो जाएगा अपना 3 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 3 बाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई, करेक्ट है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही। और सेम इस बार भी देखो, इसमें y और r दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो जैसे हमने ऊपर सेगमेंट निकाला था वैसे यहां पर भी देखना है। तो ये तुम्हारा r है और ये y है, तो सेम ही रिलेशन आ जाएगा जो हमने वहां बनाया था। क्या बना था, याद है आपको, क्या किया था हमने, एक ट्राइंगल लिख दिया था, ये था o, ये था a, ये था b, और ये था a डैश और ये था b डैश। मतलब कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल हो गया, दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें जो साइड्स का रेशियो तो हमेशा सेम होता है, सिमिलर ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना, ऊपर हो जाएगा h माइनस वाई, है ना, हाइट अपॉन h इज इक्वल्स टू अपना रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कैसे पता, देखो दिस इज h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अपन r की वैल्यू को उठा के यहां डाल सकते हैं, ये तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 3 अपॉन आर स्क्वायर एच, और हो जाएगा h माइनस वाई बाई एच का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, नथिंग टू वरी, और यहां पर आर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि आर क्रॉस में भी था, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारा इसको अब इंटीग्रेट करना है। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना बच्चों, तो यहां पर बहुत क्लियर कट तुम्हारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। इंटीग्रेट कर लेना मतलब कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेकर h तक, मैंने बोला कर लेंगे, तो ये बेस से h/3 हाइट पर इसका YCM आएगा, ठीक है। बेस से 3h बाई, ध्यान से समझना, और h/3 मतलब ऊपर से कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना प्लीज, इस बात को ध्यान से समझ लें। एक्चुअली ये 3h/3 नहीं होगा, h/3 नहीं होगा, ये h/4 होगा। थोड़ा ध्यान से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये दिखेगा YCM इक्वल्स टू h/4 फ्रॉम बेस। तो टॉप से कितना हो जाएगा, फ्रॉम टॉप से कितना हो जाएगा, फ्रॉम टॉप इट इज गोइंग टू बी 3h/4। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो टोटल हाइट आपको समझ आ रहा है। देखो इसको लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेस से h/4 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इट इज होमवर्क फॉर यू, आप इसको बैठ के घर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज दी आसान सा फंक्शन, बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है।
इंटीग्रेशन आपको अब तक बेसिक इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए, और ये चीज हमें आनी चाहिए, तभी हमारा आईआईटी में चांसेस अच्छे बनेंगे। सारे इंटीग्रेशन वगैरह आपको होना चाहिए। तो आपको कोन का सेंटर ऑफ मास समझ में आ चुका है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हुआ टॉप से 3h/4 बेस पर, और बेस से h/4 टॉप, मतलब बेस से h/4 हाइट पर, और टॉप से 3h/4 नीचे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जिधर ज्यादा मास होता है उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। जैसे देखो यहाँ से 3h/4 बोल रहा हूँ, और यहाँ से कितना बोल रहा हूँ h/4, मतलब इधर की तरफ ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यहाँ ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ठीक है जी, इधर की तरफ शिफ्टेड होगा। करेक्ट है ना ये बात। तो 3h/4 यू कैन इजिली इंटीग्रेट, आप टाइम होता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, ठीक है। तो हम लोग अभी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, हमने बेसिक से क्वेश्चन किए हैं सेंटर ऑफ मास के। तो अभी इसी लेक्चर को ना मैं लेक्चर के क्वेश्चन ही, तो आप देखो सेंटर ऑफ मास में कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक। तो अब ऐसे ही मैं करके बहुत सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकाल दूंगा, और आप मतलब हो जाएगा आपसे। तो मैं ट्यूटोरियल क्लास में, जो अगला ट्यूटोरियल क्लास आएगा उसमें हम लोग इसी की कंटिन्यूएशन में, क्योंकि क्वेश्चन ही बचे, तो वो ट्यूटोरियल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन और हो जाए। वो क्वेश्चन ये सेंटर ऑफ मास सेम चीजें होंगी, जो समरी होगी इसका वही 3-4 जो फॉर्मूले मैंने सेंटर ऑफ मास के बताया, सेगमेंट के बारे में सोचना वो बताया था, वही सब कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक। तो अगली क्लास जो ट्यूटोरियल होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना उसमें, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज निकलेंगे, किसके किसके निकलेंगे, हाफ रिंग, हाफ डिस्क, और सिस्टम ऑफ बॉडीज। वैसे मान लो एक डिस्क, एक रॉड है, उसको मिला दिया तो क्या बनेगा, ऐसे करके कटी हुई बॉडी का निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसे 4-5-6 ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हम ले लेंगे, तो हमारा बहुत सारा वैरायटी कवर हो जाएगा, और मैं आपको सारे इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा, या जो ट्रिक होगी वो बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल आपको इसमें, आपको ये बात समझ में आ चुकी ना कि यहाँ पर कैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, फॉर्मूला वगैरह आपको सब क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए। और एक हाँ, एक और चीज है, सिमेट्री वाली बातें बताऊंगा कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। विल टॉक अबाउट कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है। एक चीज याद रखें, इस लेक्चर के बाद ट्यूटोरियल 10 जरूर देखेंगे, नहीं देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास की पूरी कंप्लीट फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो आप सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट ट्यूटोरियल बेसिकली 10 जो कि 4 बजे होता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, 4 बजे होता है इवनिंग में। अब 4 बजे उसको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग सा होगा वो भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।